गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हम टाइप पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की टाइप पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेस पे। फिर हमने सॉल्यूशन की टाइप पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के बेस पे पढ़ी थी। बच्चों आज हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन की, वो पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ, दोनों के बेस पे। एक बार हमने सोल्यूट के बेस पे पढ़ा, एक बार हमने सोलवेंट के बेस पे पढ़ा। अब हम दोनों को एक साथ लेके हम पढ़ रहे हैं कितने टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। तो बच्चों सोल्यूट और सोलवेंट अगर हम दोनों को एक साथ लें तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 9 टाइप का हो सकता है। तो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ both solute and solvent solution are of 9 type। सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। देखते हैं जरा वो कौन कौन से हैं। बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं सोल्यूट, यहां लिख रहा हूं मैं सोलवेंट, और यहां लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना तुम। सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें मैंने मान लिया बच्चों सोल्यूट सॉलिड है, सोलवेंट भी सॉलिड है। हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन बताना है जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही सॉलिड हो। बच्चों कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही सॉलिड हो, ऐसा सॉल्यूशन जो सॉलिड और सॉलिड के होमोजीनियस मिक्सचर से बनाओ। अब देखो जरा ध्यान से, इसका एग्जांपल है अलॉय। क्या होता है बच्चों? अलॉय। जैसे अलॉय होती है ना हमारे पास ब्रास, ब्रोंज। अलॉय क्या होती है बच्चों? दो से ज्यादा मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और मेटल मेनली सॉलिड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रास की, तो बच्चों जो ब्रास होता है कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कॉपर भी सॉलिड होता है, जिंक भी सॉलिड होता है। इसका मतलब इसके अंदर सोल्यूट भी सॉलिड होगा, सोलवेंट भी सॉलिड होगा। अगला बच्चों हमें एग्जाम्पल बताना है जिसमें सोल्यूट तो हो सॉलिड लेकिन सोलवेंट क्या हो? लिक्विड। अब बच्चों हम जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जो ज्यादा होता है वो हमेशा क्या होता है? सोलवेंट। जो कम होता है वो क्या होता है? सोल्यूट। हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन बताना है जिसमें लिक्विड तो हो ज्यादा और सॉलिड हो कम। अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने 1 गिलास पानी लिया हुआ है, उस 1 गिलास पानी में मैंने थोड़ी सी चीनी डिजोल्व कर दी, चीनी घोल दी। अब पानी जो है वो तो एक लिक्विड है, शुगर जो डिजोल्व की है वो एक सॉलिड है। तो बच्चों वो जो 1 गिलास पानी है जिसमें मैंने शुगर डिजोल्व कर दी है, उसमें शुगर तो होगा सोल्यूट और वाटर क्या होगा? सोलवेंट। तो बच्चों मैं कह सकता हूं शुगर सॉल्यूशन एक एग्जाम्पल होगा जिसमें सोल्यूट सॉलिड होगा और सोलवेंट क्या होगा? लिक्विड। समझ में आ रही है बात? अगला सुनो बच्चों ध्यान से, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट तो हो सॉलिड और सोलवेंट हो गैस। अब समझो जरा तुम, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बताना है जिसमें गैस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो और सॉलिड का अमाउंट बहुत कम हो।
बच्चों एक बात बताओ, हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, और वो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एयर का अमाउंट तो बहुत ज्यादा होता है, एयर एक गैस है, एयर का अमाउंट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें डस्ट पार्टिकल जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब जो डस्ट पार्टिकल है, जो सॉलिड है, वो तो क्या हुआ? सॉल्यूट। और जो एयर है वो क्या हुआ? सॉल्वेंट। तो मैं कह सकता हूं डस्ट इन एयर। अब सुनो आगे, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड लिक्विड और सोलवेंट भी लिक्विड, दोनों ही लिक्विड हो, सोल्यूट भी लिक्विड, सोलवेंट भी लिक्विड। तो मैं कह सकता हूं बच्चों इथेनॉल। इथेनॉल बच्चों एल्कोहल होता है, एल्कोहल को पानी में मिलाते हैं ना, तो इथेनॉल प्लस वाटर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों ही लिक्विड होते हैं, इथेनॉल भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है। ठीक है यहां तक की बात। अब अगला सुनो, हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन बताना है जिसमें सोल्यूट तो हो लिक्विड लेकिन सोलवेंट हो सॉलिड। बच्चों जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था लास्ट, जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, मैं सोल्यूट और सोलवेंट आइडेंटिफाई करने समझा रहा था तुम्हें, तो वहां एक एग्जांपल लिया था मैंने, हाइड्रस सोल्ट। हाइड्रस सोल्ट एक ऐसा सोल्ट होता है बच्चों जो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हाइड्रस का मतलब होता है पानी। जैसे जो नॉर्मल सोल्ट है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं बच्चों, हमने वो रात को बाहर रख दिया, सुबह जब देखेंगे तो वो थोड़ा वेट हो जाता है। कैसे हो गया वेट? उसने कुछ पानी को, मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब मॉइस्चर को जो एब्जॉर्ब किया है, वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, लेकिन वो जो साल्ट था ऑलरेडी जो सॉलिड था वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उस केस में लिक्विड तो होगा सोल्यूट और सॉलिड क्या होगा? सॉल्वेंट। हाइड्रस सोल्ट के अंदर समझाया था मैंने बड़े अच्छे से वहां पे। चलो बच्चों आगे सुनो, एग्जाम्पल बताना है जिसमें सोल्यूट तो हो लिक्विड और गैस हो सॉल्वेंट। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें गैस ज्यादा हो और हमारा लिक्विड कम हो। बच्चों हम एक बात जानते हैं, हम जानते हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है। जानते हैं बच्चों? ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने बताया था हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर। ह्यूमिडिटी होती है बच्चों प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर के अंदर वाटर वेपर की प्रेजेंस क्या बोला जाता है बच्चों? ह्यूमिडिटी बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ तुम, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर ह्यूमिडिटी है, तो उस एयर का, वहां पे एयर का अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां जो पानी है बच्चों उस पानी का अमाउंट बहुत कम है। इसका मतलब ह्यूमिडिटी एक एग्जाम्पल है, ह्यूमिडिटी एक एग्जाम्पल है किसका? जिसमें सोल्यूट तो होगा लिक्विड और सोलवेंट क्या होगा बच्चों? गैस होगा। नेक्स्ट सुनो जरा तुम, ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें गैस भी सोल्यूट हो और गैस ही सोलवेंट हो। तो बच्चों ऐसा एग्जाम्पल होता है एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का, जिसमें सोल्यूट भी गैस है और सोलवेंट भी गैस है। नेक्स्ट सुनो, हमें ऐसा एग्जाम्पल बताना है गैस सोल्यूट हो और सॉलिड सोलवेंट हो। तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल है जो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी तुमने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। हाइड्रोजन एट मेटल सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन। जैसे बच्चों ये जो मेटल का सरफेस है, मान लिया ये एक मेटल है कोई, अगर हाइड्रोजन गैस इसके नजदीक है तो हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाती है चारों तरफ, और वो जो चारों तरफ एडजॉर्ब होती है बच्चों होमोजीनियसली एडजॉर्ब होती है। इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन बनेगा, और इस वाले सॉल्यूशन में जो हमारा मेटल है उसका अमाउंट तो बहुत ज्यादा है। मेटल क्या है? सॉलिड। सॉलिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और इसके ऊपर जो गैस एडजॉर्ब हुई है चारों तरफ उसका अमाउंट है कम। इसका मतलब गैस तो क्या होगा? सोल्यूट, और हमारा सॉलिड क्या होगा? सॉल्वेंट। नेक्स्ट सुनो, गैस इन लिक्विड, लिक्विड ज्यादा होना चाहिए गैस कम होनी चाहिए। तो बच्चों इसका एग्जांपल है डिजोल ऑक्सीजन इन वाटर, पानी के अंदर डिजोल ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, डिजोल ऑक्सीजन इन वाटर एक एग्जांपल है किसका? जिसमें गैस सोल्यूट होगा और लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो बच्चों देखो ये 9 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन हो गए। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारे पास 8,
और 9, ये 9 टाइप के हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन है। समझ में आ गई है बात? क्लियर है? चलो बच्चों इसको साफ कर देता हूं मैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल भी है हमारे सामने। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अब सुनो जरा ध्यान से, कंसंट्रेशन होती क्या है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं कंसंट्रेशन की। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a specific amount of solvent or solution is known as concentration। बच्चों, सोलवेंट या सॉल्यूशन के किसी स्पेसिफिक का मतलब हमने अपनी तरफ से कोई ना कोई फिक्स अमाउंट लिया हुआ है, उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट मौजूद है वही उसकी कंसंट्रेशन होगी। जैसे बच्चों अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सोल्यूट मौजूद है, तो मैं कहूंगा कि इसकी कंसंट्रेशन 10 हो गई। मैं आउट ऑफ 100 चेक कर रहा हूं कि सॉल्यूशन का जो 100 अमाउंट है, 100 ग्राम अमाउंट है, उसमें कितना सोल्यूट है, तो मैं कहूंगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 हो गई। अगर मैं कहता हूं 50 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट मौजूद है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बच्चों में फिर से मुझे यही देखना है। देखो 50 में अगर 5 मौजूद है तो 100 ग्राम में ये कितना होगा? 100 ग्राम में 10 ग्राम मौजूद होगा, तो यहां भी मैं क्या कहूंगा कि कंसंट्रेशन 10 हो गई। बच्चों एक बात समझना, वो जो स्पेसिफिक अमाउंट हम सॉल्यूशन का ले रहे हैं ना, वो हम 100 लेंगे कि आउट ऑफ 100 कितना सोल्यूट मौजूद है, वही उसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। बच्चों कंसंट्रेशन को हम मेनली 2 तरह से मेजर करते हैं, वो अभी मैं समझाता हूं तुम्हें। यहां पे देखना जरा, कंसंट्रेशन is measured in following two ways। दो तरीकों से मेजर होती है। पहला है नंबर 1 W/W, इसको बोलते हैं बाई मास और बाय वेट। इस कंसंट्रेशन टर्म का नाम है ये बाय मास और बाय वेट। सुनो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है? ये जो W है, ये W डिनोट करता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये W किसको डिनोट करता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो पहले वाला W है, ये डिनोट करता है वेट ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के वेट को डिनोट करता है। अब एक बात सुनो ध्यान से, सॉल्यूशन का वेट तो हमें स्पेसिफिक लेना है। स्पेसिफिक का मतलब अपनी तरफ से फिक्स लेना है, और सॉल्यूशन का वेट लेना है। वेट मेनली मेजर करना है ग्राम के अंदर। अब वो जो फिक्स वेट हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, वो कितना लेंगे बच्चों? 100 ग्राम। कितना लेंगे? 100 ग्राम। ये पहले वाला वेट किसको डिनोट कर रहा है? सोल्यूट को। अब देखो इसकी पूरी डेफिनेशन क्या बनती है। इसकी पूरी डेफिनेशन बनती है कि कितना वेट सोल्यूट का मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन का वेट हमने फिक्स लेना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट हमने अपनी तरफ से फिक्स ले लिया, कितना? 100 ग्राम। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हुई, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट
सोल्यूट, और वो जो अमाउंट है वो किस में होना चाहिए, ग्राम के अंदर, इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is known as W/W, कंसंट्रेशन टर्म W/W। अगर कभी भी तुमने W/W कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे बच्चों, तुम्हें लेना है ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइड कर देना है मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से। तुम्हारे पास निकल जाएगा W/W कंसंट्रेशन टर्म। जैसे देखो मैं समझाता हूं, तुम्हें ध्यान से समझना। जैसे बच्चों मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन मैंने कुछ इस तरह से बनाया कि ये 50 ग्राम सॉल्यूशन है। कितना है, 50 ग्राम सॉल्यूशन है। इस 50 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर मौजूद है ना, वो 2 ग्राम शुगर मौजूद है। कितना शुगर मौजूद है, 2 ग्राम। 50 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम शुगर मौजूद है। तो बच्चों ये जो शुगर है ये क्या हुआ, सोल्यूट हुआ। तो सोल्यूट का मास हमारे पास ये रहा। ये मास किसका है, सॉल्यूशन का। हम बड़े आराम से इसकी W/W निकाल सकते हैं। इसकी W/W कंसंट्रेशन टर्म क्या आएगी, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास लेना है 2 आ गया, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 50 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ गया बच्चों, देखो 4 आ गया, 2 से काटा तो 4। ये 4% आया। क्या आया बच्चों, ये 4% आया। अभी मैं तुम्हें यहां पे एक बात बताता हूं, वो ध्यान से समझना। मान लो मैंने कभी भी ये दे दिया 10% W/W शुगर सॉल्यूशन, मैंने ये दे दिया, मैंने किसी सॉल्यूशन के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो 10% है ना, ये कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितना सोल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। 10% का मतलब क्या कह रहा है, 10 ग्राम सोल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, और यहां सोल्यूट क्या है, शुगर। तो बच्चों अगर किसी सॉल्यूशन के ऊपर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, कि वहां 10 ग्राम शुगर है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक न्यूमेरिकल बताता हूं, देखो समझना जरा तुम ध्यान से। देखो 30 ग्राम शुगर विल डिसोल्व in 370 gram water to make a solution. To make a solution, determine concentration of solution. हमें उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है। अब देखो बच्चों एक सीधी सी बात है, 30 ग्राम शुगर है और पानी कितना है 370 ग्राम। एक बात तो सीधे सीधे पता चल गई है कि शुगर सोल्यूट होगा और पानी क्या होगा, सोलवेंट। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट क्या है, शुगर है, कितना हुआ 30 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कितना हुआ, सोलवेंट कौन है यहां, वाटर है, कितना हुआ बच्चों 370 ग्राम। मुझे ये बताओ पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कैसे निकलता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, ऐसे निकलता है। अब बताना जरा सोल्यूट का मास कितना है 30 है, तो 30 प्लस 370, तो सॉल्यूशन का मास हो गया 400 ग्राम। कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तो बच्चों कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन बराबर होगा मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना 30 ग्राम, 30 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है
सॉल्यूशन का मास है 400 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई बच्चों, कितना आ गया 30/4 और ये परसेंट में आएगा। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं इसको, कितना आ गया 7 पे गया, 2 बचा, 5 पे गया 7.5%। समझ में आ गई ये बात बच्चों। कंसंट्रेशन इस तरीके से निकालेंगे वेट बाय वेट। अगर हमें सोल्यूट और सोलवेंट का अगर वेट दिया हुआ है तो हम इस तरीके से उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों वो है V बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर कभी भी तुम्हें सोल्यूट और सोलवेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम किस तरीके से निकालेंगे कंसंट्रेशन, वो देखते हैं हम। समझना बच्चों नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। सुनना जरा ध्यान से। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नंबर 2 है बच्चों V बाय वी, और V बाय वी को बच्चों हम बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये जो दूसरे वाला V है ये डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो पहले वाला V है ये किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमने फिक्स लेना है, वो तो हम फिक्स लेंगे, स्पेसिफिक लेंगे। अब वो जो स्पेसिफिक लेंगे वो क्या लेंगे 100। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, ml होती है, मिलीलीटर होती है, तो ये तो हमने अपनी तरफ से फिक्स ले लिया 100 ml। बच गया ये, अब ये चेक कर लेंगे कि सोल्यूट का कितना वॉल्यूम मौजूद है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, वही उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो बच्चों डेफिनेशन लिखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml मिलीलीटर के अंदर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज V बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म। अगर कभी भी तुम्हें V बाय वी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों 100 से। सही बात है। अगर मैं कभी तुम्हें कहता हूं कि मैंने लिखा हुआ है 10% V बाय वी शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, तो बच्चों ये जो 10% है ये कंसंट्रेशन है उस शुगर सॉल्यूशन की, और कंसंट्रेशन कौन सी V बाय वी, इसका मतलब वॉल्यूम लेना है। अब ये जो पहला V है ये तो किसको डिनोट करता है, सोल्यूट को। अब सोल्यूट कितना है बच्चों 10%, 10% का मतलब 10 ml। कितने सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन तो हम फिक्स लेते हैं कितना 100 ml। तो बच्चों मैं क्या कहूंगा 10 ml शुगर, वैसे शुगर ml में ले नहीं सकते हम, मैं यहां दूसरा ले लेता हूं, इथेनॉल सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पे 10 ml इथेनॉल। बच्चों क्या होता है, लिक्विड को हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं, सॉलिड को फिर मिलीलीटर में मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए डेंसिटी चाहिए हमें, तो इसीलिए मैंने ये इथेनॉल सॉल्यूशन ले लिया। इथेनॉल खुद एक लिक्विड होता है। 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सही बात है, यहां तक क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं तुम्हें, समझना जरा ध्यान से। न्यूमेरिकल दिया मैंने 50 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, determine concentration of solution। हमें उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है। अब बच्चों सुनो जरा ध्यान से, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है। सोल्यूट कौन है यहां, इथेनॉल है। कितना दिया हुआ है 50 ml।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों 500 ml। बच्चों हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं V बाई वी। कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम लेना है सोल्यूट का 50 डिवाइड बाय 500 और मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 10 पे चला गया, तो मैं क्या कहूंगा 10%। यानी कि उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो क्या होगी 10% होगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बच्चों? ये जो हम करते हैं ना, ये इस तरीके से जो निकाल रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आउट ऑफ 100 निकाल सके, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब ही यही होता है कि आउट ऑफ 100 सॉल्यूशन के आउट ऑफ 100 कितना सोल्यूट मौजूद है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो, ये था बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अभी हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, एक टॉपिक और पढ़ते हैं बच्चों, फिर उसके बाद हमारे लेक्चर को एंड करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, सबसे पहले तो समझो सोल्यूबिलिटी होती क्या है। बच्चों मैंने 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? 100 ग्राम वाटर। पानी लिया हुआ है 100 ग्राम, और इसमें मैं चीनी डिजोल कर रहा हूं, शुगर डिजोल कर रहा हूं। अब हमें पता है शुगर क्या होगा? सोल्यूट होगा। शुगर को मैं डिजोल कर रहा हूं 100 ग्राम पानी के अंदर। अब मैं चीनी को डिजोल कर रहा हूं, चीनी घुलती जा रही है पानी के अंदर, मैं घोल रहा हूं, लगातार घोल रहा हूं, चीनी का अमाउंट बढ़ा रहा हूं, घोल रहा हूं। जैसे मैंने शुरुआत में 1 ग्राम मिलाई, फिर 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे ऐसे मैं शुगर उसमें डिजोल करता गया। एक टाइम ऐसा आएगा ना बच्चों जब शुगर इसके अंदर घुलना बंद कर देगी। जैसे मैंने मान लिया इस 100 ग्राम पानी के अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम शुगर डिजोल हो सकती है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो बच्चों वो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर घुल सकता है। यहां पानी क्या है? यहां पानी है बच्चों सोलवेंट। 100 ग्राम सोलवेंट, 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर मैक्सिमम कितना सोल्यूट घुल सकता है, वही उसकी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी होगी। अब डेफिनेशन लिखता हूं, देखो बच्चों में, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolve in 100 gram solvent is known as solubility। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? solubility बोलते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, समझना जरा ध्यान से, कि 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर 36 ग्राम शुगर डिजोल हो सकती है। क्या 36 से ज्यादा भी कर सकते हैं? तो एक चांस है बच्चों 36 से ज्यादा भी घुल सकती है अगर मैं इसको गर्म कर दूं, इसको हीट कर दूं। अगर मैं गर्म कर दूंगा तो 36 से ज्यादा भी घुल सकती है। तो बच्चों मैं यहां ये एक बात लिखता हूं, नोट डाल के लिख सकता हूं, सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। सही बात है ये। सोल्यूबिलिटी बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से। सोल्यूबिलिटी बराबर होगा बच्चों मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सोलवेंट, और मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्यूबिलिटी हम निकाल सकते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, मैंने दिया 18 ग्राम शुगर will dissolve in
will dissolve in 70 gram water at a particular temperature. Determine solubility. हमें सोल्यूबिलिटी बतानी है। 18 ग्राम शुगर डिजोल्व किया जाता है 70 ग्राम पानी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो बताना उस कंडीशन पे सोल्यूबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों सोल्यूबिलिटी के लिए हमें दो चीजें चाहिए। हमें चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट यहां क्या है, शुगर, और शुगर का मास हमारे पास है 18 ग्राम। हमें चाहिए मास ऑफ सोलवेंट, हमें सोलवेंट का मास चाहिए, और सोलवेंट यहां पे क्या है बच्चों, पानी है, और पानी का मास दिया हुआ है 70 ग्राम। हम बड़े आराम से सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। सोल्यूबिलिटी बराबर बच्चों क्या हो जाएगी, 18 डिवाइड बाय 70 और मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई है कि नहीं। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास 180 डिवाइड बाय 7। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो 2 पे गया 14, 40 बचा, कितने पे गया 5 पे गया, उसके बाद कितना बचा 50 बच गया 7 पे गया, तो लगभग 25.7%। ये हमारे पास होगी सोल्यूबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। समझ में आ रही है बात। एक और न्यूमेरिकल है बच्चों, छोटा सा समझना जरा तुम ध्यान से, क्या कि 40 ग्राम सोल्यूट present in 400 gram solution at 340 Kelvin temperature. Determine solubility of solution. हमें उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी पता करनी है। ठीक है बच्चों, सोल्यूबिलिटी पता करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक मास ऑफ सोल्यूट और दूसरा मास ऑफ सोलवेंट। अब उसने हमें कहा कि 40 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, सोल्यूट का मास तो आ गया, मेरे पास आ गया है मास ऑफ सोल्यूट, कितना है बच्चों 40 ग्राम। हमें उसने दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास उसने हमें दिया है कितना 400 ग्राम। लेकिन सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए मुझे मास ऑफ सोलवेंट चाहिए, ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन। मुझे यहां से चाहिए मास ऑफ सोलवेंट। अब बच्चों मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन के अंदर से सोल्यूट माइनस कर देंगे, मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा 400 माइनस 40, 360 ग्राम मास ऑफ सोलवेंट है। ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो जरा सोल्यूबिलिटी क्या होगी बच्चों। टेम्परेचर का यहां पे कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, टेम्परेचर तो वो देगा क्योंकि सोल्यूबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसने दे दिया कि इस कंडीशन पे हम चेक कर रहे हैं। तो तुम ये मत समझना इसका कहीं पे यूज होने वाला, कहीं पे कोई यूज नहीं होने वाला। सोल्यूबिलिटी बराबर क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट 40 डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों एक जीरो से देखो एक जीरो कैंसिल हो गई, ये चला गया 9 पे और ये आ गया हमारे पास 100/9। तो बच्चों कितना आया, 1 पे गया, 1 बचा 0, फिर से 1 पे गया, फिर से 1 पे जाएगा, तो 11.11। ये हमारे पास उसकी क्या होगी सोल्यूबिलिटी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे सीधे हमने सारी चीजें निकाली है। बच्चों जो भी तुम्हारे पास बुक हो इस टाइम पे, जीआरबी या एनसीईआरटी जो भी है, उसमें न्यूमेरिकल दिए होंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म पे और सोल्यूबिलिटी के ऊपर। सोल्व करने हैं बच्चों, और सोल्व करने के बाद उसकी पीडीएफ बना के मेरे को सेंड करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।